हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा चल रहा था लीनियर अलजेब्रा का कोर्स आज, जिसमें कि हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जो कि लास्ट टाइम हमने किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है। फिर हमने देखा कि पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी सॉल्यूशन सेट की। तो उसमें हमने 3 पॉसिबिलिटी देखी: यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये 3 पॉसिबिलिटी भी देखी। फिर हमने देखा कि अगर इनके पास सॉल्यूशन सेट है सिस्टम के पास, तो उसको फाइंड करने के क्या मेथड हो सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 मेथड होंगे। एक होगा क्रैमर रूल, मैट्रिक्स मेथड और रैंक मेथड, जिसमें कि जो रैंक मेथड है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रैमर रूल क्या है। तो इसके लिए हम क्रैमर रूल जो है होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम दोनों के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इनके लिए देखते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मैंने जस्ट एक पर क्या लिए, 3 वेरिएबल लिए, एक एक्स और एक वाई और एक जेड, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, D1 D2 D3 की ये वाली बनाई हमने, और ये क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, ठीक है, मैट्रिक्स। तो ये जो सिस्टम बनेगा हमारा कैसे बनेगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसके लिए क्रैमर रूल क्या है। तो यहाँ पे हमने ना 4 डिटर्मिनेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 4 टाइप्स के डिटर्मिनेंट। एक का नाम होगा डेल, एक का नाम होगा डेल एक्स और डेल वाई, और एक होगा डेल जेड। तो अब इनको निकालना कैसे है बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम भी लिखी थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो क्या आएगी, ये कॉलम में लिख देंगे सारे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये डेल निकल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो देखो, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने डेल डिटरमिनेंट निकाल दिया, कोफिशिएंट्स लिख दिए जो भी थे। एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट सेकंड में, और जेड के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में, ये लिख दिए। यहाँ पे ये डेल निकल गया। अब आती है डेल एक्स की बारी। हमारे पास जो सिस्टम था वो इस टाइप से था: A1 x B1 y C1 z, और यहाँ पे था D1 A2 x B2 y, और यहाँ पे है C2 z, और फिर है हमारे पास D2 और A3 x और B2 y और C2 z और D3। ये है थर्ड इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डेल एक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो ये वाले फर्स्ट कॉलम में आपका कोफिशिएंट लिखते हैं ना, ये वाले एक्स वाले, इनको छोड़ देना है एक बार, ये वाली जगह छोड़ देनी है। बाकी सेकंड कॉलम में वाई वाले कोफिशिएंट, थर्ड कॉलम में जेड वाले कोफिशिएंट। जो फर्स्ट कॉलम ने हमने एक बार छोड़े हैं, वहाँ पे कौन से आ जाएंगे, ये वाले लिख देंगे, D1 D2 D3, वो यहाँ लिख देना है। तो ये डेल एक्स आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमने सीखा था वैसे। उसके बाद हम निकालते हैं डेल वाई। तो इसमें भी सेम, फर्स्ट एक्स वाले में ये A1 A2 A3 आ जाएंगे, ठीक है, और जेड वाले में C1 C2 C3 आ जाएगा। अब वाई है, तो वाई वाले में कौन से लिखेंगे, वाई वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, D1 D2 D3 वाले लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेल वाई आ जाएगा। इसी तरीके से डेल जेड आ जाएगा। यहाँ पे एक्स वाले कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3, वाई वाले सेकंड कॉलम में B1 B2 B3, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। और थर्ड जेड वाली जो पोजीशंस है वहाँ पे D1 D2 D3 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये 3 डिटर्मिनेंट ये वाले, और एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला वो वाला। तो ये 4 डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब इसमें जो सॉल्यूशन सेट होगा ना, जो लिखा जाएगा सॉल्यूशंस का, वो कैसे लिखेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इस डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे इस डेल वाले डिटर्मिनेंट से, और वाई की वैल्यू डेल वाई डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे डेल से। जेड वाले की वैल्यू कैसे आएगी, डेल जेड डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है डेल वाले डिटर्मिनेंट से। तो ये एक्स वाई जेड आ जाएंगे। अब इसमें भी ना सब केस बनते हैं।
नॉन होमोजीनियस सिस्टम में। वो क्यों बनते हैं, हमने देखा था कि 3 टाइप की सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी होती है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। तो इस वजह से यहाँ पे 3 केस बनते हैं, इनडिटर्मिनेंट के 0 होने पर, नॉन 0 होने पर। ठीक है, तो पहला देखा हमने कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, अगर ये नॉन जीरो आता है ना, पहले ये देख लो, ये अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्टली बोलेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट भी है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी जो पहले बताई, डेल एक्स को डेल से डिवाइड कर दो, डेल वाई को डेल से, डेल जेड को डेल से, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। बस पहला क्या देखना है, अपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखना है, वो अगर नॉन जीरो है तो बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम है और उसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अब बारी आती है कि अगर हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब क्या पॉसिबिलिटी है। और ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास ये जो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, ये भी तो जीरो नॉन जीरो आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए नीचे वाला, ऊपर वाले जीरो हो नॉन जीरो हो चलेगा कुछ भी। ठीक है, अब सेकंड केस में देखते हैं कि अगर ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो है तब क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, सेकंड केस जो है क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो आ रहा है और एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड वाला भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसमें से एटलीस्ट वर्ड का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, एटलीस्ट वन, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कि इसमें से एक या तीनों ही बोल दो या दोनों ही बोल दो नॉन जीरो हैं, तो उस केस में क्या गिवन सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, उस केस में क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। देखो मान लो कि हमारे पास x जो है डेल एक्स बाई में डेल है। अब हमने कंफर्म कर दिया कि नीचे वाला तो ये जो है ये तो हमारा ज़ीरो ही रहेगा हर केस में। ठीक है, उसके बाद ये भी बोल दिया कि ये जो डेल एक्स है ना ये नॉन जीरो होएगा। मान लो इसकी वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन में 0 आ गई, तो ये नॉट डिफाइंड वाला केस हो गया ना, तो इस केस में नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे है कि ये सिस्टम हमारा क्या बन जाता है, इनकन्सिस्टेंट बन जाता है। फिर आता है हमारे पास कि अगर मान लो कि अगर ये वाला नीचे वाला डिटर्मिनेंट तो जीरो है, उसके बाद ऊपर वाले जो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जो हैं तीनों के तीनों क्या हैं, वो भी ज़ीरो हैं, तब क्या सोल्यूशन होगा, तब उसके पास क्या सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। उस केस में भी क्या बन जाएगा, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस बने। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक केस तो ये बना कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो है, नॉन जीरो है, और दूसरा केस क्या बना, हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके केस में तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है और उसके पास क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बोल देंगे। अगर क्या है हमारे पास ये वाला जीरो हो रहा है और इसमें भी 2 सब केस हैं कि डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड, ये तीनों क्या है, एटलीस्ट जो 1 है, एटलीस्ट 1 क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो है। तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर हमारे पास डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जो है वो तीनों ही ज़ीरो आ रहे हैं, ये भी ज़ीरो है, तो उस केस में इसके पास सोल्यूशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में भी कंसिस्टेंट हो गया, इस केस में इनकंसिस्टेंट और इस केस में भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो ये सीखा हमने, किसके लिए सीखा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में। अब देखते हैं कि यही क्रैमर रूल देखते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो इसमें देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे कि हमने होमोजीनियस के लिए क्या लेना होता है, जो यहाँ पे D1 D2 D3 लिखते हैं ना, वो तीनों के तीनों क्या लेने हैं, हमने ज़ीरो लेने हैं, तो हमारा सिस्टम होमोजीनियस बन जाता है। तो वो जो पीछे इक्वेशंस लिखी थी वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बस ये वाली साइड्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इस केस में बताओ कि जो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आएंगे वो हमारे डिटर्मिनेंट क्या बन जाएंगे। देखो अगर ये D1 D2 D3 ये ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से डेल एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेल वाई में भी D1 D2 D3 वाला ये कॉलम ज़ीरो है तो डेल वाई यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। डेल जेड में थर्ड कॉलम ज़ीरो है तो डेल जेड भी ज़ीरो हो जाएगा। तो तीनों डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे इस केस में, होमोजीनियस के केस में ज़ीरो बन जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे लिख दिया कि डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें भी आगे 2 सब केस बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो देखो।
कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट वाली का क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो उस केस में उसके पास जो सोल्यूशन बनेंगे क्या बनेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो। क्यों बनेगी, जैसे कि हमारे पास एक्स जो था वो क्या था, डेल एक्स अपॉन में डेल था। हमने शुरू में ही कह दिया कि ये तो पार्ट जीरो ही रहेगा और ये हमारा नॉन जीरो है, जीरो के नीचे नॉन जीरो आएगा तो जीरो ही बन जाएगा। तो ऐसे एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो। तो इस केस में क्या बनेगा, ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। जब भी किसी सिस्टम के पास एक्स, वाई और जेड तीनों जो भी वेरिएबल्स हों सारे जीरो हों, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर इसमें कोई नॉन जीरो आ जाता तो उस केस में बोल देते कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो अब उसके बाद सेकंड इसका सब केस क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट वाला क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की, और उस केस में उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसके पास। ठीक है, तो उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वैसे याद रखना है कि होमोजेनियस सिस्टम के पास सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, एक तो ट्रिवियल होगा, एक नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल में ये वाला जीरो जीरो वाला, नॉन ट्रिवियल में ये वाला। ठीक है, मतलब जो होमोजेनियस सिस्टम है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि हमारे पास ट्रिवियल वाला भी आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको, हमने क्या क्रैमर रूल होमोजीनियस सिस्टम के लिए और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इस सिस्टम का तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में बनाएंगे, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, एक्स वाला क्या है यहाँ पे वन, वाई वाला ज़ीरो, जेड वाला वन कोफिशिएंट। उसके बाद एक्स वाला ज़ीरो, वाई वाला -3 और जेड वाला कितना है यहाँ पे वन। एक्स वाला कोफिशिएंट 2, 1 और 3 ये लिख दिया यहाँ पे, एक्स वाई और जेड लिख दिया। और किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, 6, 7 और 15। तो ये बन गया। तो अब यहाँ पे ये सिस्टम है हमारा कौन सा, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। इसको हम क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे अपने को डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे वो चार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट ये वाला सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 0 0 -3 1 2 1 और 3। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, इसको अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस, यहाँ माइनस प्लस, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव किया, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली 2 × 2 वाली ये वाली। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -9 -1। उसके बाद ज़ीरो लिखेंगे, -0, यहाँ पे कुछ भी आएगा, कुछ भी आए यहाँ पे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद +1। ठीक है, इसको फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को लीव किया, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1 और -6, वाह यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हो गया -10 +6, तो कितना आ गया, -4 आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे क्या बन गया, नॉन जीरो बन गया। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये जो सिस्टम है हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट तो सिस्टम है। ठीक है, और साथ में इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स बाय में डेल, और वाई की वैल्यू डेल वाई अपॉन में डेल, और जेड की वैल्यू डेल जेड अपॉन में डेल। अब हमने ये तो निकाल ही रखे नीचे वाले, अब डेल एक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। डेल एक्स डिटर्मिनेंट कैसे बताया, एक्स वाला जो है यहाँ पे 1 0 2, इसको छोड़ के इसकी जगह क्या लिख देना, फर्स्ट 6 7 और 15। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे 0 -3 1 और 1 और 1 और 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर डेल वाई वो कैसे लिखेंगे, 1 0 2, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में वही D1 D2 D3 वाले 1 1 और 3, और डेल जेड यहाँ पे कितना आएगा, 1 0 2 0 -3 1। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 6 7 और 15। बस इनकी वैल्यू निकालना आप और इसमें रखना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप कमेंट करके बताना कि आपके पास एक्स और वाई और जेड की क्या वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सॉल्व करना है आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ये दिखा नहीं, हम सॉरी।
यहाँ पे देखो क्या लिखा था मैंने कि डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड लिखा, और उसके बाद एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कौन सा, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या लेना है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए लेना है ये मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि जो भी सिस्टम लेना है नॉन होमोजीनियस वाला, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है ए एक्स इक्वल टू बी। बी जो होगा यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, बी जो होगी वो कैसे होगी, नॉन जीरो होगी। ठीक है, और याद रखना है कि जब भी मैट्रिक्स मेथड वाला लेना है तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स लेनी है वो किस टाइप की लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, मतलब एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन जाएगी, एन क्रॉस वन, मतलब एन रोज है वन कॉलम है। और जो यहाँ पे बी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की बन जाएगी, वो भी एन रोज है और वन कॉलम है, इस टाइप से बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमने, इसमें ए जो मैट्रिक्स है वो देखनी है कि वो हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हमें पता है उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट किया, फिर हमने क्या करना है, जो भी फर्स्ट इक्वेशन है इसके दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देनी है ए इनवर्स से। ये कर दिया यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों को एक साथ कर देना है, ए इनवर्स और ए को। और ए इनवर्स और ए क्या होता है, रंटी मैट्रिक्स को आई लिख दिया यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए इनवर्स बी आ गई। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। अगर हमारा डायरेक्टली शुरुआत में देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, जब भी हमने सिस्टम लिया उस केस में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो हम बोल देंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और उसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, और अगर इन केस ऐसा होता है, ये तो चलो यहाँ पे ये कर दिया हमने सोल्व, जब हमारी नॉन सिंगुलर थी मैट्रिक्स तब कर दिया। अगर हमारा ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट शुरू में ही क्या हो जाता है, ज़ीरो आ जाता, उस केस में हम कैसे करते, तो उस केस में आगे हम फर्दर क्या देखते कि उसके पास या तो नॉन सोल्यूशन आता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते। वो कैसे पता चलता, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई करते उस मैट्रिक्स बी के साथ। ठीक है, तो अब उसके बाद पता चलता है कि उसके पास कौन कौन से सॉल्यूशन आ सकते हैं, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो देखते हैं आप कैसे। तो इसमें समझ आया कैसे करना है। तो इसमें देखो क्या है कि हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और बी मैट्रिक्स की दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अगर फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकाला और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है कि ये ज़ीरो बन जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाती है, तो उस केस में बोलेंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ये समझ आया। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि ये क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, उस केस में हम बोल देंगे कि इसके पास नो सोल्यूशन है, सिस्टम हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखना है इसमें, देखो क्या है, सबसे पहले हमने ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम ऐसे लिख देना है, इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है, जीरो है या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो आ रहा है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो बोल दें कि ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट आ रही है जीरो, तो उस केस में बोल देंगे इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट देखेंगे नॉन जीरो, तो उस केस में उसके पास बोल देंगे नो सॉल्यूशंस है। तो ये देखा हमने किसके केस में, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में। अब चलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में, ये सब चेक किया। अब चलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के केस में। जो भी हमने ए एक्स इक्वल टू बी लिखा, मैट्रिक्स लिखी लास्ट में, मैट्रिक्स फॉर्म लिखी जो भी लीनियर सिस्टम की। ठीक है, उसमें जो बी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, नॉन जीरो थी। अब क्या लेंगे होमोजीनियस के केस में, ये जो बी मैट्रिक्स है ये जीरो ले लेंगे, तो हमारा सिस्टम का नाम होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म बन जाएगी हमारी। और इसमें अगर शुरू में ही हमने चेक कर लिया डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो बोल देंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन रखता है, और कैसा सोल्यूशन रखता है, ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी एक्स और वाई और जेड की तीनों की वैल्यू क्या है, जीरो है, जो भी वेरिएबल हैं वो जीरो हैं। अगर फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमने देखा जीरो आ रहा है, तो उस केस में कुछ भी चेक नहीं करना, ये एडजॉइंट ऑफ ए और बी, उस केस में डायरेक्टली बोल देंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है। ये आपको समझ आ गया होगा, मैट्रिक्स मेथड आसान है ना। ठीक है,
अब उसके बाद देख लेते हैं इस पे अप्लाई करके कि जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करते हैं। अब ये बताओ ये सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो ध्यान से देखो, ये जो 7 और 5 है यहाँ पे नॉन जीरो है, जो बी मैट्रिक्स बनेगी तो इसकी हेल्प से वो नॉन जीरो आएगी। तो हमारा सिस्टम कैसा है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो इसको मैट्रिक्स मेथड में लिख लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, और ए मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी 2 3 1 1, यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5। तो ये बी मैट्रिक्स हमारी क्या है यहाँ पे नॉन जीरो है। तो इट मीन्स ये हमारा जो सिस्टम है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो अब इस पे हम अप्लाई करते हैं कौन सा, ये वाला मेथड जो अभी सीखा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो भी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारी बनी है 2 3 1 और 1। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है क्या आ रहा है, ठीक है। तो जिसका डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास 2 -3, ये बन रहा है हमारा नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो बन रहा है। तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि सिस्टम हमारा जो है ये वाला कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स जो आएगा वो हमने लिखा था ए इनवर्स बी। वो हमने कैसे लिखा था, इसको देख लेते हैं साइड में। ए एक्स इक्वल टू बी हो और ए अगर हमारी कैसी हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ए इनवर्स क्या कर जाता है हमारे पास, एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसके दोनों साइड यहाँ पे प्री में मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स की, ए इनवर्स बी आ जाएगा, और इनको इकट्ठा कर देंगे ए इनवर्स ए, यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स, और यहाँ पे ए इनवर्स बी। ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इस टाइप से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी ए इनवर्स बी आ जाती है। तो इस टाइप से ये हमारा फाइंड आउट होके आता है। अब हमें ज़रूरत है ए इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखी थी इनवर्स निकालने की, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, ए इनवर्स 2x2 वाली मैट्रिक्स का बताया था ना कि जो डायगोनल वाले होते हैं उनको इंटरचेंज कर दो, बाकी जो बचा नॉन डायगोनल का उनका साइन कर दो चेंज। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे -3 और -1। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है यहाँ से -1, तो यहाँ पे 1 बाय में -1, 1 -3 -1 2, उसके बाद यहाँ से कितना बन जाएगा 1, ये -1 को अंदर लेके जाएंगे, -1 3 1, और यहाँ पे -2। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 3 1 -2, और बी जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या थी, यहाँ था 7 और यहाँ पे था 5। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, -7 + 15, और इस रो की इस कॉलम के 7 और -10, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा कितना, ये बन गया हमारा 15 और 7 8, और यहाँ पे -3। तो ये जो मैट्रिक्स थी हमारी, जो एक्स थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस कॉलम फॉर्म में, एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो इस टाइप से आपने ये मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।